तो कल बच्चों जो है हम एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक जो और पी टाइप अर्धचालक जो होता है उनको निरूपित कैसे किया जाता है। तो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक का निरूपण जो होता है वो इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे देखो हमने बनाया, ये पी टाइप अर्धचालक के लिए और ये एन टाइप अर्धचालक के लिए। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक के लिए और एन टाइप अर्धचालक के लिए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, सॉरी, ये जो है एन टाइप है और ये पी टाइप है। ठीक है, तो ये पी टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर क्या ये जो पहला आप देख रहे हो तो इसमें आप देख क्या रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन 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 दिख रहा है। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक में हमने आपको बताया था कि जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों कि बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये तो बताया था हमने। और साथ ही साथ उनके पास जो परमाणु होता है जिससे वो निकल करके आए हैं, उन परमाणु को हम धनात्मक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, धनात्मक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हमने आपको बताया था, जब हमने पी एन टाइप अर्धचालक आपको बताया था तो वहाँ पे अशुद्धि हम कौन सी जोड़ रहे थे, वहाँ पे अशुद्धि हम फास्फोरस जोड़ रहे थे ना। तो फास्फोरस जो होता है उसके पास हम बताते हैं 4-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बारी कक्षा में। तो 4 तो ये बंद बना लेते हैं और बाकी एक खाली रह जाता है। बात समझ रहे हो। तो जो खाली रह जा रहा है उस पर हम निगेटिव कर दे रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जो ये पूरा आपका जो परमाणु है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव। क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो बिल्कुल आप यही समझ लो कि एन टाइप अर्धचालक में ये जो आप नीले नीले कलर से देख रहे हो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और उसी के साथ उसका परमाणु, जैसे इसका परमाणु है ना, तो उसी के साथ ये परमाणु, इसको हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं। अब बात सुनो, जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देंगे, और जो ये परमाणु इसी का है, उसी का जो ये परमाणु है इसे हम क्या कह देते हैं, दाता परमाणु। क्यों दाता परमाणु कहते हैं, क्योंकि इसी ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए इसको हम दाता परमाणु कहते हैं। और जो दाता होता है वही तो धनात्मक होता है, तो इसीलिए हमने इसको धनात्मक मान लिया। क्लियर। तो एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक कौन है, तो एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आ देखते हैं पी टाइप में। तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में हमने जब आपको बताया था बोरान, तो बोरान जो होता है ऐसे होता है, ये बोरान, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो 3 तो ये बंद बना लेते हैं इधर उधर, और एक बंद नहीं बना पाता तो वहाँ पे जगह खाली रह जाती है, उसी को हम कोटर कह देते हैं। बताया था कि नहीं कल, उसी को जब हम कोटर कहते हैं तो बिल्कुल एक जो जगह खाली रहती है, कोटर कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं ना। तो कोटर किनारे किनारे धनात्मक बन गए। और इसके बाद जब ये धनात्मक हो गया तो इसका परमाणु कैसा होगा, ऋणात्मक। परमाणु कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक। क्लियर। तो यहाँ पे इसीलिए हमने एक कोटर लिख दिया, और इसका परमाणु ऋणात्मक होगा। और जो ऋणात्मक होता है वो ग्राही होता है, मतलब वो चाहता है कि मैं मिल जाए, वो हमेशा चाहता है कि मिल जाए। ठीक है, लेना चाहता है, तो ये इसलिए ग्राही हो गया। तो ये प्रतीक हो गया किसका, पी टाइप का, और ये प्रतीक हो गया किसका, एन टाइप का। आपको बस इतना याद रखना है कि एन टाइप, एन में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव, तो यानी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आपको रखना है किनारे किनारे, ठीक, छोटा छोटा करके, और उसका परमाणु धनात्मक होगा। क्लियर। जबकि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, तो प्रोटॉन। तो कोटरों को तुम्हें किनारे किनारे रखना है पॉजिटिव में, अब बाकी जो उसका परमाणु होगा वो निगेटिव में। क्लियर। तो ये प्रतीक बनाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पी एन संधि डायोड। कौन होगा, पी एन संधि डायोड। तो पी एन संधि डायोड क्या बोलेंगे उसे बच्चों, पी एन संधि डायोड। तो पी एन संधि डायोड, उसको समझने के लिए ही ये प्रतीक जानना जरूरी थे। तो अब हम समझते हैं पी एन संधि डायोड क्या होता है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे पी एन संधि डायोड। ठीक है, तो पी एन संधि डायोड क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो पी एन संधि डायोड में पहले आप ये समझिए कि पी एन संधि डायोड जो होता है तो उसमें होता क्या है, वास्तव में पी एन संधि डायोड है क्या, तो ये एक अर्धचालक ही है। क्या है, अर्धचालक। कैसा अर्धचालक है, जिसका एक सिरा, 2 सिरे होते हैं उसके, एक सिरा जो होता है वो एन टाइप उसके जुड़ा होता है, और एक सिरे पे पी टाइप अर्धचालक, एक सिरे पे एन टाइप अर्धचालक, एक सिरे पे पी टाइप अर्धचालक। तो ये जो पूरा अर्धचालक अब बना हुआ संयुक्त रूप से, इसी को ही हम पी एन संधि डायोड वाला अर्धचालक बोलेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। ठीक है, अब देखो हम इसका ये चित्र यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, एक ये एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में मतलब ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा अर्धचालक है, एन टाइप वाला। और ये दूसरा देख रहे हो ये पी क्षेत्र है, यानी पी टाइप अर्धचालक है ना। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बीच में जो बन रही है लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं पी एन संधि। क्या बोलते हैं इसे, यही पी एन संधि है ये वाली। ठीक, संधि का मतलब होता है जोड़ा, है ना, ये पी एन संधि है। ठीक है, क्लियर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप समझिए
क्या होगा कि जैसे शुरुआत में इनको आप यहाँ पे रखे हो तो जैसे ही थोड़ा बहुत इनको उसमें विक्षेप मिलेगा, उसमें विक्षेप का मतलब होता है जरा बहुत इनको गर्मी जब मिलेगी, तो हमने आपको कल भी समझाया था जब आप हमको बता रहे थे पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें देख रहे हो पी एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुसंख्यक वाहक कितने हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज़ देखो, जितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई उतना उसके पास धनावेश भी तो है ना। तो जितने बहुसंख्यक वाहक इसके पास इलेक्ट्रॉन है किसमें, एन क्षेत्र में, उतना ही धनावेश भी तो है उसके पास। तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो एन क्षेत्र है पूरा, ये पूर्णतः विद्युत उदासीन है। कैसा है, विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब आप ये समझिए, ना इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ना इसके पास धनावेश की कमी है, ये कह सकते हैं। ना इसके पास ऋणावेश की कमी है और ना इसके पास धनावेश, यानी सब बराबर है। इधर भी देखोगे अगर आप पी क्षेत्र में, तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक हम पढ़े हैं, कोटर होते हैं। कौन होते हैं, कोटर। तो देखो ये नीचे कोटर बहुसंख्यक वाहक हैं, लेकिन जितने कोटर हैं उतना उसके पास ऋणावेश भी तो है। तो ये भी विद्युत उदासीन पूर्णता है, ये भी विद्युत उदासीन है और ये भी विद्युत उदासीन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब होगा क्या, जैसे ही इनको हम क्षेत्र में रखेंगे तो थोड़ा सा ऊष्मीय विक्षेप होगा। ऊष्मीय विक्षेप का मतलब होता है थोड़ी सी गर्मी अगर इनको मिल गई, ताप जैसे ही मिला, तो होगा क्या कि यहाँ से ऊष्मीय विक्षेप के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, वो चलना शुरू कर देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चलना शुरू कर देंगे किधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों चलना शुरू कर देंगे इधर की ओर। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे। और वास्तव में जो कोटर हैं, ये कोटर चलते तो नहीं हैं, लेकिन हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चलने से ही कोटर चलते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं जो कोटर हैं वो इधर को चलेंगे। ठीक है, हम मान सकते हैं कोटर वास्तव में चलते नहीं हैं। कोटर कैसे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने से वो जगह खाली होती है तो कोटर आगे बढ़ता है। लेकिन हम मान सकते हैं क्या, कि कोटर भी इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे। क्यों चलना शुरू कर देंगे अभी बताया। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे और ये वाला इधर की उधर। ये बॉर्डर है बीच में, ये बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर के इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जैसे ही जाएगा ये किनारे आएगा यहाँ पे, तो देखोगे क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, ये कोटर इधर से इधर आएगा और आपस में मिल जाएंगे। ये जब, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे मिल जाएंगे, तो ये जब आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पे धनावेश है और इस पे ऋणावेश है और इस पे धनावेश है, तो धन ऋणावेश एक दूसरे को आकर अट्रैक्ट नहीं करते हैं ना अट्रैक्ट। इसी कहानी चलेंगे एक दूसरे के पास। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता था तुम कह दो कि इधर एक कार चल रहा है, उधर को चलेगा इलेक्ट्रॉन, उधर को इसलिए चलेगा क्योंकि उधर सब ये देख रहे हो ना, ऋण है ना। तो हम ये देख रहे हैं क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोटर के पास जाना चाहता है, धनावेश के पास। क्लियर। तो कोटर के पास जब ये जाएगा, अब तुम ये भी तो कह सकते हो कि ऊपर वाला भी धनावेश इसके पास चल दे। अरे भाई वो तो उसका परमाणु ही है, परमाणु से ही तो वो बंधा हुआ है, उसके पास थोड़ा जाएगा, उसके पास तो है ही वो, ये कह सकते हैं। लेकिन चलेगा क्यों, क्योंकि ये कोटर के पास जाना चाहता है। ठीक। तो जब ये कोटर के पास जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो ये धनावेश और ये ऋणावेश मिल करके एक दूसरे को खत्म कर। बात समझ पा रहे कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और जैसे चला जाएगा तो कोटर समाप्त, इलेक्ट्रॉन भी समाप्त। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये दोनों जा करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये भी खत्म कर देगा, ये इससे जा करके इसमें प्रवेश कर जाएगा, ये इसमें जाके प्रवेश कर जाएगा, ये इसमें जाके प्रवेश कर जाएगा, ये इसमें प्रवेश कर जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब देखोगे क्या तुम यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, उसका आवेश भी है, इलेक्ट्रॉन भी आवेश भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका आवेश है बचा, परमाणु धनावेश बचा और इधर इसके पास ऋणावेश बचा। तो यहाँ पे देखोगे क्या कि एक ये हल्की सी ऐसी परत बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इस परत में है क्या बच्चों, इस परत में है क्या कि इसमें केवल और केवल एक सिरे पर धनावेश है और एक सिरे पर केवल और केवल ऋणावेश है कि नहीं। एक सिरे पर धनावेश है, एक सिरे पर ऋणावेश है। तो ये जो परत है, इसी परत को नाम दिया गया है बच्चों अवक्षय परत। क्या नाम दिया गया है, अवक्षय परत। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसी परत को क्या नाम दिया गया है, अवक्षय परत। तो अवक्षय परत क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताओगे किसी भी पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत वह परत होती है जिसमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं। ऐसे बता सकते हो, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो किसी भी पीएन संधि डायोड में संधि के समीप वह परत जिसमें एक सिरे पर केवल धनावेश होता है और एक सिरे पर केवल ऋणावेश होता है, अवक्षय परत कहलाती है। कैसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक। अच्छा,
अब ये तुम्हारी अवक्षय परत तो बन गई। अब जैसे ही ये अवक्षय परत बन जाएगी तो बच्चों हमने आपको समझाया है कि जहाँ पे ये धनावेश होता है बच्चों, तो धनावेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। बात समझ पा रहे हो? किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और ये ऋण आवेश है, इसके भी चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं? अब ये वास्तव में विद्युत क्षेत्र क्या कभी आपको दिखाई देता है? दिखता नहीं है। इसको दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र इसका भी है, इसका भी है। तो विद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं वो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। समझ रहे हो ना बच्चों? ऐसे धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में प्रवेश करेंगी। अर्थात हम ये अब जान गए कि इस अवक्षय परत में अगर धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इसका मतलब इस अवक्षय परत में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बच्चों, देखो इधर, वो इस दिशा से, इस धनावेश से इधर की ओर ऐसी होगी कि नहीं? अब इस विद्युत क्षेत्र को हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे बच्चों? तो स्मॉल ई आई, क्या नाम दे देंगे? स्मॉल ई आई नाम दे देंगे इसका, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ किसमें? अवक्षय परत में। अवक्षय परत में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जो कि यहाँ आप देखोगे तो यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर स्थापित होता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। कैसा होता है? कम ताकतवर होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जहाँ कहीं भी धनावेश एक जगह पे होगा और एक जगह पे ऋणावेश होगा, तो उन धनावेश जहाँ पे आया वहाँ पे विभव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अरे भाई, विभव की परिभाषा बताई थी ना हमने आपको, ठीक है, कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर लाने पे जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो मतलब जहाँ पे धनावेश है तो वहाँ पे भी विभव होगा, और जहाँ पे बहुत सारा ऋणावेश है वहाँ पे भी बहुत सारा विभव होता है। तो मतलब जैसे दो खूंटियाँ होती हैं बैटरी में, एक धनावेश की खूंटी होती है, एक ऋणावेश की खूंटी होती है, तो उन्हीं खूंटियों के बीच जब विभव, इसका भी विभव अपना होगा, इसका भी विभव अपना होगा, तो दोनों विभवों के बीच अंतर तो होगा कुछ कि नहीं, तो उसी अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ऐसे यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी धनावेश बहुत सारा है और यहाँ पे ऋणावेश बहुत सारा है। इसका मतलब इनके बीच विभव भी स्थापित होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच, यानी अवक्षय परत के बीच जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं ना, ये वाली इन सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। किस पे? यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं? तो एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और जिस विभवांतर को यहाँ पे हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है बच्चों? प्राचीर विभव। क्या नाम दिया है? प्राचीर विभव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस विभव को हमने क्या नाम दिया बच्चों? प्राचीर विभव। ठीक है, क्लियर है ना? तो प्राचीर विभव क्या होता है, तो अगर पेपर में आएगा तो बताओगे। अवक्षय परत में ये वैसे बताओ, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत में उसके सिरों के बीच स्थापित विभव को हम प्राचीर विभव या फिर अवरोधक विभव कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो बस यही पूरा आपको पी एन संधि डायोड में बताना है। जितनी बातें हमने आपको यहाँ समझा दी हैं, अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो। पी एन संधि डायोड क्या है, तो लिखा हुआ है पी एन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। एक मूल अर्धचालक युक्ति है। युक्ति का मतलब, ठीक है, एक मूल अर्धचालक युक्ति है, मतलब एक युक्ति बनाई गई, उपकरण बनाया गया ये। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, यह अर्धचालक क्रिस्टल होता है। यह अर्धचालक जो है एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब एक टुकड़ा मान लो। फिर जिसके एक और पी टाइप अर्धचालक, जिसके एक और पी टाइप अर्धचालक तथा दूसरी ओर एन टाइप अर्धचालक जुड़ा रहता है, तथा दूसरी ओर एन टाइप अर्धचालक जुड़ा रहता है। फिर क्या लिखा हुआ है, इन क्षेत्रों के बीच की संधि को पीएन संधि कहते हैं। इन क्षेत्रों के बीच की जो ये संधि है, ये वाली आप लिख लेना, इसे क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कोटर होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होते हैं? कोटर होते हैं। तथा एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख लेना भाई, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोनों अर्धचालक विद्युत उदासीन रहते हैं। तो दोनों अर्धचालक विद्युत उदासीन रहते हैं। ठीक, क्लियर। आगे फिर क्या बताया गया है, संधि पर अवक्षय परत बनना। संधि पर अवक्षय परत, तो संधि पर अवक्षय परत कैसे बनेगी, पूरी स्टोरी हम बता चुके हैं, इसमें पढ़ भी लेते हैं कैसे बनेगी। जैसे ही पीएन संधि बनती है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, बताया भी कि नहीं, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश
वाहकों का विसरण होने लगता है। मतलब जैसे ही पीएन संधि ये बन गई, वैसे ही ऊष्मीय विक्षेप के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इधर की ओर जाने लगता है और इधर कोटा इधर की ओर जाने लगता है कि नहीं? अच्छा, विसरण होने लगता है। फिर क्या कह रहा है, एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में, एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में जाने लगते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि के समीप मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ये बात हमने यहाँ पे बता दी है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसके संधि के समीप प्लस क्षेत्र, जिसके संधि के समीप, देखो संधि के समीप प्लस क्षेत्र उत्पन्न हो गया था ये, तथा माइनस क्षेत्र, ये दूसरी तरफ माइनस क्षेत्र, ठीक है, की एक परत बन जाती है। देखो ये प्लस क्षेत्र की एक परत और माइनस क्षेत्र की एक परत बन जाती है, जिस परत को, इस मोटी परत को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। चूंकि अवक्षय परत में एक धन क्षेत्र तथा एक ऋण क्षेत्र होता है, इस कारण, ठीक है, एक धन क्षेत्र होता है और एक ऋण क्षेत्र होता है, इस कारण इसमें एक विद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है कि नहीं? अब विद्युत क्षेत्र जो स्थापित हो जाता है, इसकी दिशा क्या होती है, तो आप बता सकते हो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है, ठीक। अवक्षय परत में चलनशील आवेशवाहक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे चलनशील आवेशवाहक हैं क्या? अरे यहाँ पे हैं ये, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक, होते हैं। अवक्षय परत की मोटाई आपको याद रखना, पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अवक्षय परत में की मोटाई जो होती है 10⁻⁻6 मीटर कोट की होती है, क्लियर। अब फिर आगे क्या लिखा हुआ है, विभव प्राचीर, तो विभव प्राचीर या अवरोधक विभव, तो इसमें बताओगे आप क्या, अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, विभव प्राचीर कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से पीएन संधि डायोड में, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? तो अब जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह। अब ये पीएन संधि डायोड जो है हमने बना तो लिया है, इसमें विद्युत धारा अगर बहानी होगी तो कैसे बहेगी, तो विद्युत धारा इसमें दो प्रकार से बहती है, एक सीधी दिशा में और एक फिर उल्टी दिशा में। अब पेपर में वो भी पूछा जाता है, तो कल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक।